नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। हमारे साथ जुड़ गए हैं हर्ष कुमार जी और हम उनसे बात करेंगे सामयिक विषयों पर। उससे पहले आप सभी से अनुरोध है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और जो क्यूआर आप देख रहे हैं, उस क्यूआर को स्कैन करके आप राष्ट्र यानी कि 2025 दी जयपुर डायलॉग्स एनुअल समिट कि क्राउड फंडिंग को सपोर्ट कर सकते हैं और नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके इसका लिंक भी है, साथ में रजिस्ट्रेशन का भी लिंक है, तो तुरंत अवसर का फायदा उठाएं। तो स्वागत है आपका हर्ष जी आज के इस कार्यक्रम में। तो ये आज इसके लिए आमंत्रण का शुभारंभ आज से ही कर रहे हैं क्या? नहीं, हो गया 2 दिन पहले। अच्छा, 2 दिन पहले हो गया। हमारे कार्यक्रम में आज ही आया है पहली बार। हमारे कार्यक्रम में आज आया है। तो सबसे पहले तो 5 अगस्त के दिन सतपाल मलिक जी का निधन हुआ, तो उनको श्रद्धांजलि उन्होंने पता नहीं 5 अगस्त का दिन ही क्यों चुना इस धरती को छोड़ के जाने के लिए। जी देखिए, वो पिछले एक डेढ़ महीने से राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में एडमिट थे। बीच में उनके जो सपोर्टर्स थे और उन्हें ले गए थे बीच में कुछ समय के लिए, लेकिन फिर दोबारा उन्हें भर्ती किया गया था। उन्हें निमोनिया वगैरह हो गया था, ऑर्गन फेलियर्स, और आपको पता ही है कि ओवरवेट तो बहुत ज़्यादा थे ही, लंबे समय से अस्वस्थ चल रहे थे। तो उनकी अपडेट सोशल मीडिया पर आती रहती थी। हमने तो काफ़ी समय से इस बारे में कोई वीडियो भी नहीं बनाया। मैंने कहा कि बुरा समय चल रहा है उनका और बुजुर्ग हो गए हैं, तो इस तरह का कोई वीडियो हमने बनाया नहीं। वरना सतपाल मलिक पे तो आप जानते ही हैं कि हम मास्टरी है हमारी, हमने इतने सारे वीडियो उन पे बनाए हैं और ऐतिहासिक वीडियो बनाए हैं एक से एक। हाँ, लेकिन इसे मैं इत्तेफाक नहीं कहूँगा कि वो 5 अगस्त के दिन ही गए। अब दर्शकों को बता दूं कि 5 अगस्त के दिन ही 2019 में अमित शाह ने 370 और 35A को हटाया था जम्मू कश्मीर से और 2 पार्ट किए थे इसके। तो आज का ही दिन, और उसका बड़ा सतपाल मलिक से बड़ा गहरा नाता है, क्योंकि उस समय वहाँ के राज्यपाल वही थे, उन्हीं के सिग्नेचर के बाद सारी फॉर्मेलिटीज हुई थी वहाँ की। और फिर बात तो इतिहास है, आप जब जानते ही आप सब लोग के सतपाल मलिक ने कश्मीर को लेके क्या क्या बयानियां की, नरेंद्र मोदी के बारे में क्या क्या कहा, और संदेह की स्थिति में सरकार को डालने की कोशिश की उन्होंने। फिर उनके खिलाफ सीबीआई जांच भी चल रही थी। लेकिन अब क्या किया जा सकता है, अब जो इंसान इस समय दुनिया में नहीं है तो क्या कर सकते हैं। मुझे तो इसमें थोड़ा सा कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये लग रही है संजय जी कि कई दिनों से खबरें आ रही थी कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। हो सकता है कि जानबूझकर 5 अगस्त को जो है उन्हें मृत डिक्लेयर किया गया हो। कुछ इस तरह की चर्चाएं मीडिया जगत में है। बाकी आप थोड़ा सा बताइए कि क्या ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। ये कंस्पिरेसी थ्योरी तो बिल्कुल ही नहीं, चर्चाएं हैं यहाँ पे। आप देखो सोशल मीडिया पे भी कुछ लोग कह रहे हैं कि वो उनका निधन पहले हो चुका था और मृत उन्हें डिक्लेयर किया गया आज दोपहर में। तो इस तरह की बातें, बाकी कंफर्म तो मैं भी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने भी सूचना सोशल मीडिया के माध्यम से ही वो पाई है। और अक्सर होता है इस तरह के मामलों में। आपको याद होगा कि जब इंदिरा गांधी वाला मामला हुआ तो उसमें भी राइट टाइम नहीं चुना गया था, उसमें भी बहुत टाइम लिया गया था डिक्लेयर करने में। जब उन्हें ऑल इंडिया मेडिकल में लाया गया था, देर शाम डिक्लेयर किया गया था। तो कई बार हो जाता है। हालांकि सतपाल मलिक के साथ ऐसा कुछ खास था नहीं, लेकिन सतपाल मलिक मुझे हो नहीं लगता सकता है। कि वो इतने महत्वपूर्ण थे कि उसके लिए इस तरह का वो चुना जाता। नहीं, ये महत्वपूर्ण उनके हिसाब से नहीं, उनके जो समर्थक है उनके हिसाब से महत्वपूर्ण था कि वो 5 अगस्त को जाएं। ये सरकार अच्छा, सरकार का कोई एंगल नहीं है सर। ये जी सरकार जी ने जी नहीं, उनके सरकार ने समर्थकों ने इस नहीं, तरह से किया। उनके समर्थकों का शायद कुछ ऐसा रहा हो, ऐसा लगता है मुझे। हालांकि इसमें कहा क्या जा सकता है, जाने वाला जा चुका, अब तो हम उसे श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं। और जाते हुए आदमी के बारे में हमारे सनातन संस्कृति में है भी कि कभी कुछ बुरा इस तरह का बोला भी नहीं जाता। तो हम ओम शांति कहते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दे सकते हैं। बिल्कुल। और बड़ा हल्ला था साहब, और आज कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, कुछ भी बड़ा नहीं हुआ। और हमने तो कल आपको हम मैसेज किया था। हमने हमने कहा जयपुर डायलॉग्स पे, हमने कहा कि साहब कि अरे देखिए, ये बाउंसर के लिए फील्ड सजाई जा रही है, कहीं यॉर्कर ना आ जाए।
पता चला ना बाउंसर ना यॉर्कर, निकली नो बॉल। जी, 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 जी। वो कुछ नहीं है। वो दरअसल क्या था, वो मुझे लगता है कि वो जो मोदी जी और वो अमित शाह मिलने के लिए गए थे राष्ट्रपति से, उसकी वजह से ये ज़्यादा जो है इस तरह की खबरें कुक की जा रही थी। उससे ज़्यादा कनेक्शन तो हो लगा सकता मुझे। है वो कैबिनेट रिशफल वगैरह की बात चल रही है, कैबिनेट रिशफल हो रहा हो। सर ऐसी जब भी मुलाकात होती है कैबिनेट रिशफल की बात होती है, और मुझे लगता नहीं है कि नरेंद्र मोदी अभी कैबिनेट रिशफल कुछ करेंगे। कहीं गुंजाइश नजर नहीं आ रही। मैक्सिमम तो इन्होंने बनाए हुए हैं अपने, और अभी एक ही साल हुआ है। पिछली बार भी आप ध्यान करो 2 साल के बाद हुआ था, 2021 में हुआ था, जुलाई में। दो तो साल नहीं बल्कि 2.5 साल के बाद हुआ था। जी जी जी, हाँ, वो मानसून सेशन के बाद हुआ था, अगस्त या सितंबर में ही हुआ था तब भी। तो अभी लगता नहीं है ऐसा कुछ होगा। मुझे लगता है कि जो उपराष्ट्रपति का चुनाव है उससे ज्यादा कुछ कनेक्शन हो सकता है उपराष्ट्रपति इसका। के चुनाव में राष्ट्रपति का क्या काम? राष्ट्रपति से लेके कुछ तो भी कोई फॉर्मल हो, कुछ बात हो कि बेटा कुछ एक औपचारिकता कि हमने ऐसे ऐसे डिसाइड किया है, ये नाम है फलाना, एक फॉर्मेलिटी कुछ हो सकता है। हालांकि उसकी कुछ वैल्यू नहीं है कि उन्हें बताया जाए या नहीं, लेकिन फिर भी हो सकता है कि इस तरह का मामला हो, या जो जस्टिस यशवंत वर्मा वाला इम्पीचमेंट वाला मामला शुरू होने वाला है, क्योंकि इस वीक में संभावना है उसकी कि शायद तो हो सकता है उस तो बारे भाई में तो हुई हो। विपक्ष तो तैयार ही नहीं है साहब आने के लिए, चर्चा करने के लिए। और जो उनकी पिटाई हुई ऑपरेशन सिंदूर में, उसके बाद तो फिर बिल्कुल पूरी तरह से बैकफुट पे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि भाई कार्रवाई न चल पाए। आज हाँ, भी उन्होंने यही बिल्कुल, उनका एटीट्यूड तो मुझे यही लग रहा है कि कैसे भी हो, के काम ना हो, करने दो। और मुझे संजय जी एक बात और भी समझ में नहीं आई कि आपने 21 अगस्त से 21 जुलाई से 21 अगस्त तक का 1 महीने का अपना सेशन रखा है। ऑपरेशन सिंदूर पे आप चर्चा कर चुके, बाकी आपने किसके लिए बुलाया है? वो काम शुरू क्यों नहीं करते आप अपना? आज कहा आप तो है तुरंत, किरेन रिजिजू ने कि हम शुरू कर देंगे। बिल्कुल चल रहा था उसमें, शिवराज सिंह सवालों के जवाब दे रहे थे, तो शिवराज सिंह के सामने जाके उन्होंने तख्तियां अड़ाई। शिवराज सिंह थर्ड रो में थे मेरे ख्याल में, सेकंड या थर्ड रो में थे, और उनके सामने कभी ये कैमरा चले हैं तो वहां जाके वो तख्ती अड़ा दे रहे। मतलब इस तरह की, तो अगर आप मनमानी विपक्ष की इस तरह से चलने देंगे पार्लियामेंट के अंदर, तो उनको तो हौसला मिलेगा कि हम, वो आते हैं आधे घंटे के अंदर स्थगित कराते हैं। कम से कम 1-1.5 घंटा उन्हें शोर मचाने दो, देखे कितना दम है। लंच तक तो शोर मचाने दो, आप चलाओ अपनी कार्रवाई जैसे भी चलानी है आपको, शोर शराबा जो भी हो उसके बावजूद चलाओ। सारे, कोई ऐसा तो है नहीं कि ये सारे जवान लौंडे हैं, सारे बुड्ढे ही हैं जितने भी वहां शोर मचाने वाले हैं। तो मचाने दो शोर, देखते हैं किसमें कितना दम है, अच्छा, बैठ आपने ये जाएंगे। गलत बात कह दी साहब। सबसे जवान लौंडा जो है उसको तो आपने इग्नोर ही मार दिया। सर सबसे जवान लौंडा थोड़ा ही शोर मचाता है वहां पे। वो तो होता ही नहीं है वहां, तो चेले चपाटे करते रहते हैं सर। वो तो वहां पे होता ही नहीं है, वो होता कहाँ है वहां पे? वो तो स्पीच के दौरान होता ही नहीं है। तो उनके बारे में तो आपने ध्यान नहीं है, सुहेल सेठ ने क्या कहा है कल? सुहेल सेठ ने यह कहा है कि राहुल गांधी पार्लियामेंट में ऐसे बैठते हैं यूं कि जैसे किसी डांस बार में बैठे हुए। और उन्होंने तो यहां तक भी कह दिया कि भाई अगर मैं उसकी मम्मी होता, और जिस तरह की बात राहुल गांधी आजकल कर रहा है, तो मैं उसे 2-4 तमाचे जरूर मारता, चाहे वो कितना भी बड़ा होता, कि तुम डिसग्रेस हो इस कंट्री के लिए। यहां तक भी कहा उसने, बहुत कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया सुहेल सेठ का। आप देखना वो वीडियो एएनआई के हाँ, देखा पॉडकास्ट में देखा जो मैंने, स्मिता देखा है प्रकाश ने मैंने, लिया है। हाँ, तो उस बड़ा देखा है। खुल के बोला उसने, कहा कि हमने सपोर्ट भी किया इसको, भारत जोड़ो यात्रा इसने शुरू की, वो भी ठीक है, लेकिन पिछले 2 साल से जिस तरीके से वो मोदी के चक्कर में देश को, देश की सेना को डिमोरलाइज कर रहा है, और उससे बड़ा क्या हो सकता है। कल ही वो फैसला भी आया, सुप्रीम कोर्ट का टिप्पणी भी आई है कि साहब आप वहां मौजूद थे क्या? काफी खरी खोटी कही उसमें तो, अभिषेक मनु देखो सिंघवी को भाई, ज्यादा सुननी पड़ी। आज तो प्रियंका गांधी खड़ी हो गई हैं और कहा कि सुप्रीम कोर्ट कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट कौन कहता है ये कहने वाला अरे कि सर, हम कोई किसी देश प्रियंका का गांधी तो नागरिक है या कहेगी, नहीं? ये जो हमारे पत्रकार साथी है ना, वो ये हाँ, कह रहे हैं कि क्या बीजेपी तय करेगी कि विपक्ष नेता को किस पे बोलना है? अरे भाई, सुप्रीम कोर्ट कह रही है, बीजेपी थोड़ा ही कह रही है कि आपको किस पे बोलना है और किस पे नहीं बोलना है। और वहां पे आपके वकील साहब ये कह रहे हैं
कि साहब बताइए विपक्ष का नेता सवाल नहीं उठाएगा तो कौन उठाएगा? तो ये अब यही सवाल मिला आपको उठाने के लिए। ऐसे शब्द इस्तेमाल करते हैं कि हमारे जवान पिट रहे हैं, चीन की सेना हमारे जवानों की पिटाई कर रही है। ऐसे शब्द कोई बोलता है? प्रियंका गांधी के कहने से क्या होता है? हाँ, तो भाई इधर से भी आ गया और सुप्रीम कोर्ट से तो बहुत तगड़ा आ गया। बाकी आपने दूसरा थप्पड़ क्या लगाया कि एक ही दिन में 2-2 थप्पड़, दूसरा क्या थप्पड़ हुआ? वो यही तो हुआ ना। एक तो सुप्रीम कोर्ट का और एक सुहेल सेठ तो जमाने के लिए बैठे ही हैं, तो वो दूसरा थप्पड़ सुहेल सेठ का था। देखिए कोई सच में थप्पड़ तो किसी को मारता नहीं है, ये तो शब्दों के बाण हैं जो चलाए जाते हैं, और ऐसे लोग जब कहते हैं तो उनकी बात सुनी भी जाती है। सुहेल सेठ वही आदमी है, अभी 2-3 हफ्ते पहले वहां किसी कार्यक्रम में थे, कोई कार्यक्रम था, ये जो एलजी हैं दिल्ली के, विनय सक्सेना ये थे, और शायद दिल्ली की मुख्यमंत्री भी आई हुई थी कार्यक्रम में। इन्होंने खड़े होकर बड़ी दिल्ली सरकार की बड़ी खाल उतारी वहां पे, कहा कि ये गुड़गांव आपकी दिल्ली से मिलता हुआ है, यहाँ पे जरा सी बारिश होती है यहाँ पे पानी भर जाता है, आपने सिविक सिस्टम इतना खराब किया हुआ है, ट्रैफिक जैम रहता है। वो तो बोलने वाले लोग बोलते ही रहते, वो कोई ऐसा तो है नहीं कि वो किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं या पॉलिटिशियन है, इस तरह के आदमी तो है नहीं सुहेल सेठ। हाँ, बिल्कुल सही है। लेकिन मुझे लगता है कि साहब नरेंद्र मोदी जो है वो पूरी तरह से जिसको कहते हैं मस्त है कि साहब हमारे सामने राहुल गांधी जैसा नेता जब तक रहेगा, हमें कुछ विशेष करने की ज़रूरत नहीं। हाँ, वो एक तरफ से निश्चिंत है। एक तरफ पाकिस्तान हमारा पड़ोसी रहेगा और दूसरी तरफ राहुल गांधी हमारा विपक्ष का नेता रहेगा। तो ये जो 2 का कॉम्बिनेशन है ये अनबीटेबल है, इसका कोई वो नहीं है, और जब तक ये है तब तक हमें कोई टच नहीं कर सकता। जी, 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 बिल्कुल सही बात है। और आप ये बात समझिए कि कुछ जो इस तरह के विचार विमर्श करने वाले अक्सर लोग हैं, मैं अभी कहीं किसी कार्यक्रम में था, वहां पे चर्चा चल रही थी, तो वहां पे कुछ युवा लोग भी थे, उनसे भी इस बारे में बातचीत हो रही थी कि भाई राहुल गांधी जो बोलते हैं आप लोग उसे कैसे लेते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि भाई ऐसा है कि इमरजेंसी में क्या हुआ था हमने तो देखा नहीं, वो सब जो है पोस्ट 90s के बॉर्न थे जितने भी सब युवा थे, कि भाई हमें तो पता नहीं है इमरजेंसी का क्या है, हमने तो अखबारों में देखा है। लेकिन जब राहुल गांधी अपनी सेना के बारे में, अपनी देश के बारे में इस तरह की टिप्पणी करते हैं कि साहब हमारे राफेल कितने मारे गए, चाइना ने हमारी जमीन कब्जा ली, क्या लगे बुरा तो हमें बहुत लगता है। तो यंग जनरेशन को राहुल गांधी क्या मैसेज देना चाहते हैं, जिस यंग जनरेशन की वो बात करते हैं कि साहब मैं उनकी नौकरी के लिए, उनके आरक्षण के लिए, उनके हितों के लिए लड़ाई लड़ना चाहता हूं, और एक तरफ आप ये कहते हैं कि हमारे देश की ये हालत है, डेड इकोनॉमी बता रहे हैं। जो आज की तारीख में बंदा इंडिया को डेड इकोनॉमी बता रहा है, उसकी तो ये ब्रेन डेड की स्थिति में वो खुद ही है, जो बल्ले बल्ले हो रही है, ऊपर जा रही है इकोनॉमी, अमेरिका से बढ़िया जीडीपी है, हर हिसाब से आगे जा रहे हैं। ऐसे मौके पे आप कह रहे हो कि हमारी डेड इकोनॉमी है। अभी आपको अगर 6 महीने के बाद आपको प्रधानमंत्री बना दिया जाए, तब भी क्या आप डेड इकोनॉमी कहेंगे? तो कहते रहते हैं, दरअसल गैर जिम्मेदार लोग जो होते हैं, घरों परिवारों में भी ऐसे लोग होते हैं संजय जी, कि आपके घर में कोई बड़ा शादी है, बड़ा फंक्शन है, आपके ऊपर दायित्व है कि आपको उस कार्यक्रम को सफल बनाना है, पैसा भी आपको खर्च करना है, और कुछ लोग होते हैं जो कमियां ही निकालते रहते हैं हर समय, ये क्यों नहीं किया, ऐसे क्यों नहीं किया, और उनसे कहो कि भाई तुम सारी जिम्मेदारी ले लो, तो फिर वो जिम्मेदारी से भाग जाते हैं। ये इसी टाइप के लोग हैं। आप अगर मेज के उस तरफ तो रहते हैं तो आप इस तरह की बाबा बातें कितनी भी तुलसीदास कहते जी रहो। कह गए हैं, बाबा तुलसीदास जी कह गए हैं, जी, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, बहुत तेरे। जे आचरहि ते नर न घनेरे। हाँ, यही बात मैं कह रहा हूँ। खुद खुद नहीं करते हैं आचरण, खुद आचरण करने वाले बहुत कम है, लेकिन दूसरों को उपदेश करने वालों की संख्या जो है वो बिल्कुल हाँ, तो बहुत जैसे अधिक है। जैसे जैसे सर क्रिकेट में होता है, क्रिकेट में आपने देखा होगा कि आजकल तो कमेंट्री पे जो है वो सारे क्रिकेटर्स का कब्जा हो गया, हर्ष भोगले को छोड़ के कोई कमेंटेटर ही नहीं बचा, सब 100% क्रिकेटर हो गए। हर्ष हर्ष भोगले भी क्रिकेटर है। हाँ क्रिकेटर रहा, लेकिन एज सच वो उस तरह का एक्टिव क्रिकेटर नहीं रहा और उसका। वो आप जानते हैं वो कैसे बना? वो गावस्कर के साथ क्रिकेट खेलता था, जी 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 जी, गावस्कर उसने ने बनवाया उसको। जूनियर लेवल की क्रिकेट उसने काफी खेली है हाँ जी। हाँ हाँ हाँ।
वो गावस्कर तो के साथ खेलता था, तो वो अब उसमें गावस्कर का आप दोस्त बताओ था, ना तो सर, गावस्कर ने उसको बनवा दिया। मैं एक दिन हम लोग अभी ये मैच देख रहे थे, कुछ दोस्त लोग साथ में थे, तो उसमें संजय बांगड़ कमेंट्री कर रहे थे, तो हमारे एक मित्र वो बड़े नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि यार ये संजय बांगड़ जो है क्या सिखा रहा है, इसे जब खुद बैट्समैन था इसने क्या किया था जरा बताना, ये यहाँ बैठ के ज्ञान दे रहा है। तो कुछ कुछ लोगों के अंदर होती है ऐसी। मैंने कहा कि नहीं यार, वो स्किल उसका बढ़िया था, टेक्निक बहुत अच्छी थी। उसने कहा टेक्निक अच्छी होने से क्या होता है, इसका रिकॉर्ड देखो ना उठा के। गावस्कर जैसा आदमी कहे या रवि शास्त्री या फिर कोई और कहे तो समझ में आता है संजय वांगड़ क्यों इतना ज्ञान दे रहा है या आकाश चोपड़ा इतना ज्ञान क्यों दे रहा है। तो सर ये होता है, तो राजनीति में भी इस तरह के आकाश चोपड़ा तो लोग भाई हैं। बहुत, आकाश चोपड़ा तो बड़ा अच्छा खिलाड़ी था भाई। मैं तो उसको अरुण जेटली से बात करके उसको रिलीव करवा के लाया था राजस्थान से खिलाने के लिए। तो खेला राजस्थान से फिर आकाश चोपड़ा? खेला ना, 2 अच्छा। साल खेला, और उन दोनों सालों में राजस्थान ने रणजी ट्रॉफी जीती। और हाँ, कैप्टन था ये। उसका कैप्टन तो कानितकर था, ऋषिकेश कानितकर। अच्छा, ऋषिकेश कानितकर था। लेकिन हमारा जो स्लिप कॉर्डन था, क्योंकि आकाश हम्म, चोपड़ा के बारे में लोग ये कम जानते हैं कि आकाश चोपड़ा बहुत ही बेहतरीन क्लोज इन कैचर था। हम्म। और वो जो दोनों साल जीती है राजस्थान, उसका एक प्रमुख कारण था, कम से कम पहले बढ़िया साल कैचिंग। तो स्लिप कॉर्डन में एक भी कैच नहीं छूटा। तो कैच कैच पूरे कितने इंपॉर्टेंट होते हैं इस टूर्नामेंट सीरीज में हमने में, देख लिया। पूरे टूर्नामेंट में केवल एक कैच छूटा, वो भी अंडर एज था, विकेट कीपर से छूटा, वो अंडर एज कैच, उसको आप हाफ हाँ, चांस ही कह सकते बिल्कुल हैं। तो बिल्कुल, कैच पहले ड्रॉप हो जाता है। यही इनके हाँ, जीतने का कारण था। जी जी जी। नहीं, आकाश चोपड़ा वैसे तो ओपनर भी रहा, लेकिन वो ये बातें हम नहीं और वो आप ही तो ओपनर, जानते अरे हैं, आम आदमी हमारी नहीं तरफ से जानता। तो उसने ट्रिपल सेंचुरी बनाई थी महाराष्ट्र के अगेंस्ट। जी। लेकिन ये है ना कि आम आदमी सबको पता नहीं होता ना, वो सब इंटरनेशनल क्रिकेट से ही जज करते हैं। आकाश चोपड़ा वो अरे सब तो तो अब क्रिकेट की जानकारी तो है नहीं, हर एक आदमी आजकल क्रिकेट का एक्सपर्ट बना हुआ है। सही कह रहे हैं आप। हर आदमी अपना, ये नहीं ये करना चाहिए, वो नहीं वो करना चाहिए, हर एक को लगता है। हाँ, वो जी। कितना क्रिकेट खेले हैं, मान लीजिए कम से कम, अरे किसी लेवल के तो क्रिकेट खेले हुए हो, तब तो हम मान सकते हैं कि हाँ भाई ठीक है। तो तो राहुल गांधी की तो साहब स्थिति यही है कि वो टिप्पणी अब ये करने वाले बताइए हैं साहब, जिसमें सारा। उपराष्ट्रपति के चुनाव होने वाले हैं, तो आपने 2 बड़े खास नाम दिए, जरा उनके बारे में भी बताएं। देखिए, खास नाम तो हमने उसमें 5-6 दिए हैं, लेकिन 2 नाम जो मुझे लग रहा है कि एक तो हरिवंश का काफी लोग ले रहे हैं, और पता नहीं क्यों यहाँ दिल्ली का मीडिया जो है वो राजनाथ सिंह का नाम भी बहुत जोर शोर से चला रहे हैं। हालांकि मैं उससे एग्री नहीं करता कि राजनाथ सिंह उसके लिए फिट रहेंगे, और जिस जो पोजीशन इस समय है, इंडिया पाकिस्तान ये सब जो चल रहा है सेना को लेके, बाकी तो यहाँ कोई शशि थरूर भी कह रहा है, ऐसे तो बाहर से आए हुए आदमी को तो बिल्कुल नहीं बनाएंगे। मुझे लग रहा है कि कोई हार्डकोर ना बीजेपी ना, वाले को ही बाहर से आने बनाएंगे। वाला तो कोई नहीं बन सकता। हाँ, तो ये तो अध कचरे टाइप के जगदीप धनखड़ है जो इसे ही बना के जो है इनसे गलती को पछता रहे होंगे कि किसने बना दिया। अब मुझे लग रहा जगदीप है धनखड़ को भी वेंकैया इन्होंने नायडू टाइप। 3 साल वेस्ट बंगाल में रखा तो था ना। हाँ, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि सर कोई वेंकैया नायडू टाइप का बनाना चाहेंगे इस बार, हार्डकोर बीजेपी वाला। जेपी नड्डा का लोग कह रहे, जेपी नड्डा का चल जेपी रहा है। नड्डा तो सूटेबल है। हाँ, बिल्कुल। और अभी सदन बाकी का एक्सपीरियंस ठीक ठाक हो गया, राज्यसभा में है लंबे समय से, नेता सदन है, बड़ा आसान होगा उन्हें बनाना। तो यही नाम है इसमें जो खास तौर पे चल रहे हैं, बाकी तो एक दुनिया एक चलाती कुछ रहती है। आरएसएस वालों का भी नाम चल कोई सकता ओम है। माथुर का बता रहा है कि ओम माथुर हो सकते हैं, बहुत नाम है। अब नरेंद्र ओम मोदी का ओम तो आपको माथुर पता ही का है। चांस बन सकता है। ओम माथुर हमारे मोदी जी के बहुत क्लोज रहे हैं, ओम हाँ, माथुर। तो यही सब नाम है इसमें। और एक चल रहा है शेषाद्रीचारी का। हम्म। ये शेषाद्रीचारी, आपको ध्यान हो, काफी टीवी पे पहले आया करते थे, ये ऑर्गेनाइजर के हम्म। संपादक हुआ करते थे। हम्म। और इस बार ये भी बात एक चल रही है कि साहब साउथ से बनना चाहिए, हम्म। कि हाँ हाँ। प्रेसिडेंट
कि इस बार साउथ से बनना चाहिए, तो साउथ से बनना है तो फिर शेषाद्रीचारी का नाम आता है। और कुछ लोग जो है वो थावर चंद गहलोत का नाम चला रहे हैं। हाँ, कई कई लोग तो आरिफ मोहम्मद खान भी कह रहे हैं कि उनसे पक्का आरएसएस वाला कौन होगा आज की तारीख में। आरएसएस तो कभी थे नहीं वो। नहीं, मेरा मतलब जिस तरीके से वो बोलते हैं उससे कहने का मतलब है, आरएसएस से तो नहीं रहे, लेकिन कांग्रेस ही है, सब जानते हैं पुराने। लेकिन ये है कि अब पिछले काफी समय से हैं और इतने लंबा पीरियड लेकिन उनका एज ए जगदीप गवर्नर हो धनखड़ गया। जगदीप धनखड़ ने पुराने कांग्रेसियों के लिए मुश्किल पैदा कर दी है, सबको संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। बिल्कुल, बाहर से आने वाले को जो है एकदम से वो लॉलीपॉप मिलने नहीं वाला है। बात तो सही। आप बताइए, आपको क्या लगता है ये जो हमने नाम जिन पे डिस्कस किए, क्या लग रहा है आपको? ये होंगे या कुछ और होगा? क्या थ्योरी क्या होगा, माइंडसेट क्या होगा? बीजेपी आरएसएस का ही होगा जो होगा, हम्म, हरिवंश जी नहीं होंगे। हाँ, जो भी होगा वो और हरिवंश बीजेपी जी तो आरएसएस, जेडीयू से आते हैं वैसे भी। जेडीयू का है ना, इसलिए हम्म, जो भी होगा वो बीजेपी आरएसएस का ही होगा। हम्म। और साउथ 15 वाली अगस्त के बात जो बाद कह है, रहे हैं कि नाम डिक्लेयर होगा सर, 15 अगस्त के बाद होगा डेट, 21 वो है शायद नाम लास्ट फाइनल। डेट नॉमिनेशन की। हाँ, 21 लास्ट है। तो ये 15 अगस्त का जो कार्यक्रम हो जाएगा स्वतंत्रता दिवस का, उसके बाद बताते हैं कि हो जाएगा डिक्लेयर। बिल्कुल विपक्ष उतारेगा क्या कैंडिडेट, क्या लग रहा है, उतारे। या छोड़ देगा? अब तो कहीं दूर दूर तक स्कोप नहीं है। तो मुझे लगता है कि सर फिर तो निर्विरोध ही हो जाएंगे, जो भी कर नितिन लेंगे ये गडकरी करेंगे। को बना दे तो। गडकरी क्या, मोदी से 36 का आंकड़ा है सर। अभी हम गडकरी देख कौन रहे थे है? उस दिन जब वो ऑपरेशन सिंदूर की बहस चल रही थी, तो गडकरी जी बैठे थे तो बिल्कुल चुपचाप बैठे थे, मेज भी वो नहीं तो थपथपा रहे थे, वो कुछ तो नहीं मेज तक नहीं है। थपथपाते। अमित शाह जब बोल रहे थे, जब तो उन्हें उबासियां आ रही थी, उनका ध्यान ही नहीं था कि अमित शाह कह क्या रहे हैं। मोदी के में तो फिर भी एक दो बार मैंने देखा है कि राजनाथ सिंह वगैरह ने की, तो उन्होंने उन्हीं की नकल में थपथपा दी। तो वो बिल्कुल शांति बैठे रहते हैं। वो तो एक अपने शैली में चले गए। मुझे लगता है कि उनका, उन्होंने देख लिया है कि अब इससे ज्यादा जो हो चुका है अब तक, इससे ज्यादा कुछ उनका होने वाला है नहीं। तो नहीं, ये वो तो तो मुझे लगता बातें नहीं। भी तो अजीब अजीब करने लगे हैं, तो शिवाजी को सेक्युलर बता रहे थे। हाँ, कुछ कुछ का कुछ कहते हैं साहब। जब कभी कह देते हैं कि ये सरकार बड़ी कुत्ती चीज होती है। अरे भाई, आप भी सरकार में हो, आप निचले लेवल पे भी रहे हो, महाराष्ट्र में भी मंत्री रहे हो, इस तरह के शब्द इस्तेमाल करने लगते हैं, तो आप एक तरह से पूरे सिस्टम को ही बेकार बता देते हो। तो कुछ अजीबोगरीब बयान तो देते ही हैं, बहकी बहकी तो बातें करें। इनकी इनकी स्थिति जो है वो अगस्त 2022 से खराब हुई। वो जो पार्लियामेंट्री बोर्ड में से इन्हें निकाला है ना बाहर, उसके बाद से तो ये बिल्कुल एकदम अलग चले गए। जैसे मेनका गांधी कहाँ गई, वरुण गांधी कहाँ गए, किसी को पता ही नहीं है। ये तो मंत्री हैं, इस वजह से थोड़ा सा खबरों में आ जाते हैं। आपने एक चीज और भी नोट करी होगी, शिवराज सिंह चौहान, राजनाथ सिंह, कोई भी बोलेगा कुछ भी पार्लियामेंट में, तो कहेगा ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, ये ऐसे करेगी। गडकरी नहीं कहते कभी ऐसे कि ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, इसमें ऐसे होता है। वो नहीं इस तरह से करते। तो कहीं ना कहीं इनमें एक वो अलगाव टाइप तो थोड़ा सा दिखाई देता ही है। बाकी तो सब कयास हैं, क्या पता कौन बन जाए, क्या समीकरण हो उसके पीछे। लेकिन लगता नहीं। नितिन गडकरी जो अभी हमने और भी नाम चल रहे हैं, नितिन गडकरी का नाम किसी ने नहीं लिया। इवन शशि थरूर का लोग नाम ले रहे हैं, नितिन गडकरी का कोई नहीं ले रहा। नितिन गडकरी का नाम मैं ले रहा हूँ ना। आप तो पता नहीं है ज्यादा, आप तो मुझको श्रीनगर, आप आप तो सीरियसली क्यों नहीं ले रहे? जम्मू, आप जम्मू और कश्मीर का विभाजन करवाने में तुले हुए हो सर। आप क्या बिल्कुल आपको क्या 100% है? तुले हुए हैं। मेरा बस हो तो कल कल करवा दूं, और ना केवल, बल्कि मैं तो वो जो हमारा कर्नल रैना वाला जो फॉर्मूला है ना, वो लगवाना है। कम से कम एक यूटी जो है वह कश्मीर वैली की जो बनेगी, वो केवल वैली की होगी। वहां के भी पहाड़ी क्षेत्रों को अलग से यूटी बनाया जाए, ये यूटी अलग हो। अच्छा, और क्या एक फॉर्मूला है उनका, क्या कहते हैं कश्मीरी वो, पंडित, कैसे जम्मू कैसे? स्टेट अलग, हाँ, और वो बॉर्डर का जितना भी पहाड़ी इलाका है उसकी यूटी अलग। वो जो एलओसी वाला और उधर का इलाका है जो ऊपर हाँ ऊपर का। हाँ हाँ हाँ, वो जिसको इन्होंने ट्राइबल एरिया डिक्लेयर कर दिया है। हाँ, तो और नीचे का घाटी वाले अलग। वहां पे रहने वाला जो भी है वो ट्राइबल हो गया, कैसा भी हो वो।
और ये श्रीनगर के और आसपास का जो हमारे है ये बन जाए बस स्टेट अच्छा, कश्मीर। अब जो श्रीनगर के आसपास का वो जो वैली है ना 70 किलोमीटर बाई 40 किलोमीटर की, हाँ, हाँ। वो हुँ, हुँ। 70 बाई 40 2800 वर्ग किलोमीटर जो वो क्षेत्र है, जो हमारे एक सबसे छोटा जिला जो है राजस्थान का उसके बराबर है। अ, हुँ, उसको एक अलग यूटी हुँ। तो बस और उमर एक अब्दुल्ला वहाँ का मुख्यमंत्री कश्मीरी बन पंडित जाएगा। कह रहे हैं कि साहब उसमें से जो है कुछ क्षेत्र उनके लिए रिजर्व किया जाए, तो वो चौथी यूटी, तीसरी यूटी, तो जम्मू एक स्टेट और 3 यूटी, ये फॉर्मूला है मेरा। भयंकर फ़ॉर्मूला है साहब। यही है हाहाकारी। फॉर्मूला, यही सही है। ये जब तक आप ये आपके ये कश्मीरी मुसलमानों के चक्कर में पड़ के और इनकी बातें सुनते रहोगे तब तक यही चलता रहेगा। ये रोज़ आपको चूरन चटाएँगे और रोज़ आपको धोखा खिलाएँगे। आज जाके सुप्रीम कोर्ट पहुँच गए कि हमको स्टेट का दर्जा दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट तय करेगा क्या कि स्टेट बनेगी कौन-सी और कौन-सी बिल्कुल। यूटी रहेगी। हुँ। फारूक अब्दुल्ला अ, मुझे लगता है कि तुरंत कर देना चाहिए ये काम। लो भई। हुँ। आज ये इसी की तो कुछ चर्चा थी कि आज कुछ कश्मीर को लेके कुछ होने वाला है, हुआ तो कुछ है नहीं है, चर्चा हाँ, ही है बस। सतपाल मलिक हो गया ना इसलिए टल गया। सतपाल मलिक जो है कश्मीर का विभाजन जो है जाते-जाते टाल गया। टाल गए। आज के दिन टाल गए 5 अगस्त को। 5 और अगस्त को एक अमित ही अमित शाह ने जो पार्लियामेंट में कहा कि राहुल गांधी क्या पीओके भी हम लेके दिखाएँगे, उसमें क्या दम लग रहा है आपको? उसमें उसका फ़ॉर्मूला क्या है आपके लिए? अगर आप उसका फ़ॉर्मूला क्योंकि ये ऐसा काम है जो चुपचाप नहीं हो सकता। हुँ। पीओजेके को लेने का मामला चुपचाप नहीं हो सकता है। उसके लिए आपको ग्राउंड फोर्सेस को मोबिलाइज़ करना पड़ेगा, वो हाँ। चुपचाप नहीं हो सकता। हाँ, हाँ, ये तो हल्ला-गुल्ला करना पड़ेगा इसमें तो पूरा। वो तो साफ दिखेगा और क्योंकि सारा क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र है। पहाड़ी में आक्रमण करने के लिए एक बहुत पुराना फ़ॉर्मूला है कि यदि पहाड़ी क्षेत्र में आपको विजय प्राप्त करनी है, तो आपके ग्राउंड फोर्सेस का रेशियो 1:9 होना चाहिए। अभी तो वहाँ 1:2 भी नहीं है, 1:9 की कहाँ बात है। तो और दूसरी बात मेरा जो है सीधे-सीधी सी बात है साहब कि मैं तो गिलगित-बाल्तिस्तान में इंटरेस्टेड हूँ। ये हुँ। जो आपके ये कट्टरपंथी बैठे हुए हैं ये हाँ, ये मुज़फ़्फ़राबाद, और सिर मीरपुर, में दर्द कोटली करेंगे ये एरिया तो। में, हुँ। इनका तो मुझे चाहिए भी नहीं। सिर्फ़ हाजी पीर को ले लो जिससे आपका जो टैक्टिकल ग्राउंड सुपीरियॉरिटी हो जाए, बाकी बिल्कुल नहीं चाहिए। नो मीरपुर, नो कोटली, सबसे बड़े मैसेकर्स जो हैं 1947 में, वो मीरपुर और कोटली में हुए हैं। ये शायद ध्यान है आपको कि नहीं है? हाँ, हाँ, बिल्कुल। मीरपुर के किस्से खूब सुने हैं लोगों ने। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और सबसे खतरनाक, सबसे रेडिकलाइज्ड पंजाबी मुसलमान से भी कोई खतरनाक है और ज़्यादा कट्टर है, तो वो मीरपुरी मुसलमान है। मीरपुरी मुसलमान से शेख अब्दुल्ला तक डरता था। हाँ, हाँ, लेकिन ये तो बहुत लंबा-चौड़ा प्लानिंग का वो है। कहाँ सरकार इस बारे में सोच रही है कि नहीं? क्या कहा जाएगा इसके बारे में? जी। और आपके साथ योगी जी का क्या चल रहा है आज के? आपके तो चुनाव होने वाले हैं योगी जल्दी जी अभी। पे साहब प्रेशर प्रेशर पॉलिटिक्स चल रही है। वो जैसे आपको ध्यान होगा कि यूपी के चुनाव से 2 साल पहले भी शुरू हुई थी और आपके अ, शर्मा जी को क्यों प्रॉब्लम है? ये बिजली वाले अपने हाँ। असल में पता नहीं क्या चक्कर है इनका कि दरअसल वो ये इन्होंने प्लान बनाया है ना कि उधर ईस्टर्न का जो है वो प्राइवेटाइजेशन करने वाले हैं ये डिस्ट्रीब्यूशन का दिल्ली की तरह। तो हुँ। उसे लेकर मुझे ऐसा लग रहा है कि इंटरनली इनको घेरने की कोशिश की जा रही है। अब देखिए ना इधर यहाँ एनसीआर के इलाके में भी दिल्ली में यहाँ पे एक-एक दिन में 8-8 10-10 11-11 बार
बिजली जाती है 5 मिनट बाद, फिर आ जाती है 5 मिनट बाद। कुछ ऐसा लग रहा है, और ये मैं देख रहा हूँ कि ट्रेंड सा चला दिया। तो जैसे कर्मचारियों में अंदर ही अंदर एक आक्रोश रहता है ना कि भाई ये प्राइवेट में देने जा रहे हैं, हमारी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। तो मुझे लग रहा है कि इस तरह की कुछ एक कहीं कोई ना कोई कॉन्स्पिरेसी भी चल रही है। मैंने पहली बार देखा कि इन्होंने लंबी चौड़ी पोस्ट नहीं की सोशल मीडिया पर कि कुछ कर्मचारी जो है सरकार को बदनाम करने के लिए जानबूझ के लापरवाही कर रहे हैं, ये होगा वो होगा। और फिर उसके बाद योगी जी ने एक मीटिंग ली वर्चुअल, सारे डीएम बैठे पूरे प्रदेश के और मंत्री बैठे, बिजली मंत्री, और योगी जी ने मीटिंग ली, खुद इन्वॉल्व होना पड़ा। और दूसरा, मैं आज कुछ खबरें पढ़ रहा था कि जो इनके एनडीए के जो बाकी घटक दल हैं यूपी में, उनकी कंप्लेंट्स आ रही है कि साहब हमारा काम नहीं हो रहा है, हमारे ये नहीं हो रहे। तो जैसे होता है कि जैसे जैसे यूपी का विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, तो वहां इस तरह की जो फैब्रिकेटेड न्यूज हैं या फिर जो अनईजीनेस है, उसको ज्यादा दिखाने की कोशिश की जा रही है। तो इस तरह की खबरें चल रही है काफी। अरविंद शर्मा वाला मामला तो है। अरविंद शर्मा वाला मामला इसलिए भी है साहब कि पिछला जब श्रीकांत शर्मा रहे बिजली मंत्री, उस समय कुछ नहीं रहा, ऐसा कोई असंतोष नहीं रहा। खूब नए बिजली घर भी बनवाए उन्होंने, कई जगह काम भी कराए। लेकिन अरविंद शर्मा को लेकर शुरू से ही पता नहीं क्या दिक्कत है। मुझे लग रहा है कि शायद योगी जी भी अरविंद शर्मा को पसंद नहीं करते। उन्हें भी लगता है कि साहब ऊपर से थोपा गया आदमी है। एक समय आपको ध्यान होगा, इन्हें भावी मुख्यमंत्री तक लोग बताने लगे थे अरविंद शर्मा को। तो अरविंद शर्मा जो है ना, वो जैसे होता है ना कि एक पॉलिटिशियन की तरह वो जेल हो जाना सरकार में, उस तरह से हो नहीं पा रहे। कभी कुछ बोल देते हैं, कभी उनकी कोई वीडियो वायरल हो जाती है, कभी कुछ कमेंट कर देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं। तो एक जो एडमिनिस्ट्रेटिव उसमें रहा है सेटअप में आदमी, राजनीति में तो आके आपको पता ही है कि बड़ा विनम्र बनना पड़ता है आदमी को, सबकी सुननी पड़ती है। तो एक वो जो साहब थोड़ी सी आईएएस खनक अधिकारी तो रहती है। लगातार नेताओं के साथ काम करता रहता है, नेताओं को नजदीक से देखता रहता है, और ये बंदा तो मोदी जी का प्राइवेट सेक्रेटरी था, तो इसको तो और भी ज्यादा ध्यान होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि मोदी जी ने इसकी ट्रेनिंग ठीक से नहीं की। ट्रेनिंग ठीक से नहीं की, या फिर इस मतलब राजनीति समझ नहीं पा रहे कि राजनीति में कैसे चलता है। काम करना अलग बात है, राजनीति में आ जाना ऐसा नहीं है कि सारे आईएएस आईपीएस राजनीति में कामयाबी होते हैं, ऐसा नहीं है। तो उस तरीके का कुछ चल रहा है अरविंद शर्मा का। हाँ, तो जी। इससे क्या योगी जी के आभा मंडल पे अंतर नहीं पड़ेगा? नहीं, इससे योगी जी का कुछ नहीं है, और उनको खास फर्क इससे नहीं पड़ेगा पर्टिकुलरली। थोड़ा सा जनता में मैसेज जाता है कि साहब ये बिजली की व्यवस्था ठीक नहीं चल रही, ये वो तो चलता ही। लेकिन जब चुनाव आते हैं तो योगी जी की छवि उभर के सामने आती है। अभी मोदी जी आए थे यूपी में, अभी परसों वाराणसी में उनका कार्यक्रम था, और ब्रह्मोस के प्रोडक्शन की जो बात करके गए हैं, ये सब यहाँ पे जो शुरू होने वाला है। तो योगी जी का ठीक ठाक चल रहा है। कोई ऐसी खास एज सच योगी जी की अपनी पर्सनैलिटी इतनी विशाल है मोदी जी की तरह कि उस पर कोई आप आक्षेप तो लगा नहीं सकते। जैसे नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार के बारे में कोई कुछ भी कह दे, भ्रष्ट थोड़ा ही कह देगा नीतीश कुमार को। इस तरह से तो कोई कह नहीं सकता उनके बारे में। तो योगी जी की भी वही स्थिति है। उनका अपना पर्सोना जो है वो इतना स्ट्रोंग है, वो उसके सामने ये सब चीजें जो है वो गौण हो जाती है बाकी। और अभी समय है चुनाव में, अभी तो आप लगभग मान लो कि 1.5-2 साल है, बहुत सारी चीजें बदलती हैं। और यहाँ विपक्ष भी बिल्कुल शून्य है इनके सामने। अखिलेश यादव कहीं है नहीं, मायावती नॉन एग्जिस्टिंग है। ये कांग्रेस वालों की स्थिति पूरी तरह से खराब है भी तो कुछ दिन के सामने किसी तरह का कंपटीशन भी तो नहीं रहा। तो ये है योगी जी का। तो फिर ये जो विपक्ष जो इस समय लगा हुआ है एसआईआर को लेके, तो इस एसआईआर को लेके इनको क्या हासिल होने वाला है? अरे सर, अब साफ-साफ तो दिख गया कि साहब एसआईआर हमारे तेजस्वी यादव के तो अपने आप ही डिक्लेयर कर दिया कि उनके पास 2-2 थे। बेकार की आप ये देखिए ना कि इसमें अभी तक भी ये कह रहे हैं कि साहब 65 लाख लोगों के नाम कटे हैं। उन 65 लाख लोगों में से 6500 लोगों के या 65 लोगों के भी तो कहीं ऑब्जेक्शन नहीं आए किसी के नहीं भी कि भाई मेरा उसके नहीं बाद है, इन्होंने मेरा नहीं। ड्राफ्ट रोल पब्लिश कर दिया, ड्राफ्ट रोल पब्लिश करके और ऑब्जेक्शंस मांगे हैं।
अभी तक तो कोई हाँ। ऑब्जेक्शन ही नहीं फाइल किया इन्होंने। तो मैं ये तो कह रहा हूँ कि 1 महीना है इसमें, आपको ऑब्जेक्शन है तो उसे आप फाइल करो ना। वहां के पटना के डीएम ने तो बाकायदा सोशल मीडिया पे डाल दिया कि भाई ये नेता प्रतिपक्ष गलत कह रहे हैं, उनका तो नाम है उसमें दिखाया। वो क्या है कि वो कह रहा है कि मेरा 481 पे था 416, तो उन्होंने कहा कि भाई 50-55 नंबर नाम कम हो गए बीच में लिस्ट में, तो वो आपका क्रमांक चेंज हो गया, उससे क्या फर्क पड़ता है? नाम तो सब जगह कम हुए हैं, एक एक जगह से सर 40-40 50-50 हजार नाम कम हो गए हैं, एक एक जिले में से रिपोर्ट आई है पूरी। बहुत नाम कम हुए हैं जो डुप्लीकेट हो रखे थे और मृतक वाले थे, बहुत बहुत सारे आए हुए। वो तो ग्राउंड तो कुछ है नहीं ना उसका विरोध करने का। और बात फिर वही आ जाती है कि महाराष्ट्र में बढ़ जा रहे हैं वोट तो आप हार जा रहे हो, बिहार में घट जा रहे हैं तो भी आप हार रहे हो। कहां टिकोगे आप, क्या चाहते हो? कहीं तो आप टिकोगे ना। राहुल गांधी कह रहा है कि वहां 1 करोड़ बढ़ गए, यहां कह रहे हैं कि 65 लाख घट गए। तो क्या आपको पसंद है बताओ? बढ़ना पसंद है आपको, घटना पसंद है, क्या पसंद है बताओ? हमें तो केवल डिक्लेरेशन पसंद है कि हमारे अलावा और कोई प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। हाँ, सब। जो कुछ है और वो हम है। अपने मुंह से कभी कहता नहीं है ये। कह तो सही, भाई इसके प्रशंसक भी तो यही सुनना चाहते हैं कि राहुल गांधी कहे कि इस बार मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। बनो, कहो तो सही, एक बार अपने मुंह से कह दो कि मैं बनूंगा प्रधानमंत्री, या मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता हूं, कहे तो सही। कहते भी तो नहीं है, हिम्मत भी तो नहीं है, कॉन्फिडेंस भी तो नहीं है ना। टीम है नहीं आपके पास। पुराने नेता आपके सब आपने घर बैठा दिए, नए नेता पार्टी छोड़ के भाग गए। पार्टी का फ्यूचर ही क्या है? आप बताइए ना कि गांधी परिवार के बाहर लोग किसकी तरफ देखते हैं? किसी की तरफ भी नहीं। सुहेल सेठ यही तो कह रहे थे कि मुझे अफसोस तो इस बात का होता है कि ये वो कांग्रेस है जो ये दावा करती है कि साहब हमने आजादी की लड़ाई लड़ी है और उस डायरेक्ट उससे जुड़े रहे हैं। आज उस कांग्रेस का नेता इस तरह की बात देश के बारे में, कंट्री के बारे में, अपनी इंस्टीट्यूशंस के बारे में इस तरह की बात कहता है, तो ये डिसग्रेस ही है। भारत का जो थॉट है, विचार है, उसके लिए डिसग्रेस है। नहीं देखिए साहब, वो आप समझते नहीं है। राहुल गांधी जी जो हैं वो एक महान वक्ता है, एक महान चिंतक है, एक महान दार्शनिक है। अब साधारण लोगों के लिए, हमारे आप जैसे लोगों के लिए उस चिंतन तक, उस दर्शन तक, उस वाक्पटुता तक पहुँचना आसान नहीं है ना। कैसे पहुँचेंगे? हमें वाक पटुता हमें तो नजर नहीं आती कहीं। पार्लियामेंट में बोलने का आपका नंबर आता है, वक्फ पे आप नहीं बोलते हो। कोई ढंग की डिबेट होती है उसमें कोई आपके पास बोलने के लिए। अभी ये जो बोला है राहुल गांधी, उसमें क्या बोला है बताइए आप? ऑपरेशन सिंदूर पे कोई ऐसी बात कही हो जिसे ये हमारे यहाँ जो इनका फैन फॉलोइंग है, आपने देखा वो पुण्य प्रसून वाजपेयी का ट्वीट? 6 क्या, लोगों क्या, की क्या उसने साहब? लिस्ट ये बनाई। असली चीज़ तो आप बताते ही नहीं है, बताइए। उसने सर एक ट्वीट किया कि इस बार पार्लियामेंट में जो ऑपरेशन सिंदूर पे डिबेट हुई, उसमें हुँ। उसने कहा कि 6 लोग छाटे उसने। हाँ, ये मुझे देखा समझ में मैंने नहीं आया कि इस 6 लोग क्यों छाटे उसने। उसने पहले पे राहुल गांधी रखा और छठे पे मोदी को रखा, केवल ये दिखाने के लिए राहुल गांधी सबसे ऊपर है, मोदी सबसे नीचे है। फिर दूसरे नंबर पे उसने अमित शाह को दे दिया, तीसरे नंबर पे गौरव गोगोई क्या बोलता है, क्या उसके पास आंकड़े हैं। फिर उसने जयशंकर को दे दिया, फिर प्रियंका को दे दिया, आखिर में फिर सबसे नरेंद्र मोदी को रखा। तो यहाँ तो मीडिया जो है उनकी तो स्थिति ये थी, राहुल गांधी जब बोले कि मैं वारी जाऊं, जो है बलाएं ले लूं, इस तरह की थी। सत्य हिंदी वाले सब ये लोग डिबेट कर रहे थे, राहुल गांधी ने तो तोड़ दिया है। आशुतोष कह रहा था, राजदीप सरदेसाई, सब बावले हुए जा रहे राहुल गांधी की स्पीच से। साहब ये देखिए, आपके जो मित्र लोग हैं ना, ये इस समय जयपुर डायलॉग से भी पीछे चल रहे हैं सारे के सारे। हाँ, तो आपसे तो पीछे ये सारे के सारे हैं ही। नहीं तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुआ ये, उसके पहले हम कहाँ थे इनके आस-पास? आपको पब्लिक का मूड दिखाता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से लगातार, लगातार ये पुण्य प्रसून वाजपेयी, ये आपके क्या बोलते हैं, सत्य हिंदी वाले। अभिसार शर्मा, सत्य हिंदी तो
कभी भी आगे नहीं था, हमेशा पीछे था। सत्य हिंदी तो वैसे भी कुछ भी नहीं है। सत्य जी, हिंदी से तो आगे अजीत कई अंजुम, यूट्यूबर हैं। अजीत अंजुम, हाँ, अरे अजीत अंजुम के तो, रवीश अरे कुमार, रवीश के तो वीडियो की बड़ी खराब हालत है यार। अभी हम 4-5 दिन पहले देख रहे थे, मतलब आप 6 वीडियो बनाता है तो कोई एक आध वीडियो 1 मिलियन क्रॉस करता है। बहुत ये बुरी सारे हालत है के उसकी सारे तो। जो हैं वो मंथली जो व्यूज हैं उसमें जयपुर डायलॉग से पीछे हैं। बिल्कुल है, सही कह रहे हैं आप। एक संजय शर्मा को छोड़ के भाई सर, 4 PM वाला जो है वो तो पता नहीं क्या करता है। वो सर उसने तंत्र तंत्र ज्यादा फैला रखा है, उसने बहुत सारे चैनल वैनल बुला के कहानी अपना पता नहीं क्या क्या कर। हाँ, मैंने, उसका और जो मैं है आपको बताऊं, मैं उसके वीडियो कभी नहीं देखता, मैंने आज तक एक वीडियो नहीं देखा। वो देखने लायक ही नहीं होता है, वो ऐसी लंतरानी हाँकता है उसमें कि कुछ आपसे न सर न पैर उसका, हाँ, कम मनोहर से कम कहानियां टाइप रवीश, का मामला है। हाँ कम से कम रवीश की जो है स्क्रिप्ट तो बढ़िया लिखता है, वो अपना तो थोड़ा इन्वॉल्वमेंट होता है उसका, वो उसमें शामिल रहता है, शब्द अच्छे इस्तेमाल करता है, वर्तनी वाक्य विन्यास वगैरह बड़े होते हैं। इन लोगों को तो पता ही नहीं है, ये तो ऐसे ही है सबके सब। तो बड़ी खराब हालत है इन लोगों की। और ये वाला जो लेफ्ट वाला जो मीडिया वाला है, ये इनकी बड़ी खराब डाउनफॉल है तेजी से। मुझे लगता है कि जो इन्हें लोग सपोर्ट कर रहे थे बैकएंड से, एक तो वो लगता है कि मुझे रिसोर्सेज वो भी कम हो गए हैं, और क्या था कि जो इन्हें व्यूज दिलाते थे ना लोग, वो भी कम हो गए हैं। उन्होंने कहा कि यार इन्हें दिलाने से कुछ फायदा नहीं। उन्होंने 2019 भी देख लिया, उन्होंने 2022 भी देख लिया, 2024 भी देख लिया, महाराष्ट्र भी देख लिया, हरियाणा भी देख लिया, कि भैया इनके लिए जोर लगाने से कुछ फायदा नहीं है। तो इसलिए उन सब लोगों ने भी हाथ खींच लिए, वरना इनके व्यूज वगैरह बढ़ाए जाते थे। बाहर से काफी व्यू आते थे उनको, विदेशों से अच्छा, काफी आते थे, वो लोगों ने देखना बंद कर दिया कि कुछ फायदा नहीं है इन्हें देखेगा। ऐसी। तो आइए आज की चर्चा को अब यहीं पर विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, हर्ष जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जी नमस्कार।